नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन में बात करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। देहरादून नगर निगम के विकास कार्यों में एक बार फिर से रोक लग सकती है। कारण है कि पुराने विकास कार्यों का ठेकेदारों को अभी तक भुगतान नहीं मिल पाया है। वहीं ठेकेदारों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। बता दें कि देहरादून नगर निगम में 100 वार्ड है, जिनमें सड़क, नाली, पेचवर्क और पशु का काम निर्माण निगम के रजिस्टर्ड ठेकेदारों द्वारा किया जाता है, लेकिन पिछले कई महीनों से भुगतान की फाइलें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। ये अब ऐसा है, विभाग द्वारा जो हमें ज्ञात है और नए जो मेंबर्स चुन के आए या नया बोर्ड चुन के आया, उनके द्वारा क्या कहते हैं प्रस्ताव पे वो बनाना क्या कहते हैं विकास कार्य के जो प्रस्ताव लिए गए हैं और उस पर एस्टीमेट बना दिए गए हैं। हो सकता है 15 मई के आसपास टेंडर भी लग जाए, लेकिन मेरा ये कहना है ठेकेदार टेंडर लेने में तभी तो सक्षम होगा जब उसका कोई भुगतान किया जाएगा। पिछले 15-20 फरवरी की बात है, आज 30 अप्रैल तक किसी भी PWD सेक्शन के ठेकेदार का एक भी रुपये का भुगतान नहीं किया गया। ऐसे कैसे काम? कल ठेकेदार के लिए टेंडर कॉल कर देंगे, ठेकेदार को FD के लिए पैसे भी चाहिए, टेंडर के लिए भी पैसे चाहिए। अब भुगतान नहीं होगा तो कहाँ से व्यवस्था करेगा इन चीज़ों के लिए? भाई विभाग अगर काम कराना चाहता है, ठेकेदारों को सपोर्ट चाहता है, तो ठेकेदार को सपोर्ट भी तो करना पड़ेगा विभाग को। बिना भुगतान के तो कोई चले, पैसे का काम तो पैसे से चलता है ना। काम करा लो, एडवांस भी कर देते हैं ठेकेदार के कहने से, लेकिन उसके बाद भुगतान के लिए एस्टीमेट नहीं बन रहा है या भुगतान नहीं करा जा रहा है, ये तो विभाग को देखना चाहिए, विभाग के अधिकारियों को। सबसे ज़्यादा तो ये स्थिति हमारे अकाउंट सेक्शन की खराब है। MNA के यहाँ से 22 लेवल से फाइल हो जाती है, वहाँ चेक ही नहीं बनते। कम से कम 15-20 कभी वो कहते हैं ट्रेजरी का बहाना करते हैं, ट्रेजरी से पेमेंट नहीं हो रही है, ट्रेजरी का क्या कहते हैं वेबसाइट नहीं चल रही है। तो ये तो चीज़ें विभाग को देखनी चाहिए। इनका काम है, ठेकेदार का काम तो ठेकेदार का काम तो साइड पर काम कराना और उसका समय पे काम पूर्ण करने के बाद उसका समय पे भुगतान विभाग का काम है। विभाग उसको समय पे उसका भुगतान कर दे। वहीं हरिद्वार में नगर निगम की जमीन खरीद में हुए घोटाले को लेकर अब मामले ने तूल पकड़ लिया है। प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम के अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे प्रकरण की जांच क्राइम ब्रांच से कराने और साथ ही आरोपी अधिकारी पर FIR दर्ज कराने की मांग भी उठाई। उन्होंने आरोप लगाया कि निचले स्तर के कर्मचारियों को सस्पेंड कर असली दोषी IAS अधिकारी को बचाया जा रहा है। साथ ही लैंड यूज चेंज में शामिल राजस्व विभाग के अधिकारियों की भूमिका को भी उन्होंने संदिग्ध बताया। पूरे मामले को लेकर अब सियासी और साथ ही धार्मिक स्तर पर भी बड़ा दबाव बढ़ने लगा है। वरुण चौधरी के द्वारा हरिद्वार की जनता के टैक्स के पैसे से एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया गया। एक किसान की ज़मीन को डंपिंग जोन के लिए खरीदा गया और उस संपत्ति को 143 15 दिन के अंदर कराकर उसको बहुत ही महंगे सर्किल रेट पर उसका रेट बढ़ गया, उसका रेट से खरीदी गई। ऐसे अधिकारी को निलंबित करना चाहिए था। छोटे अधिकारियों पर या छोटी लोगों को, इसमें जिन लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी नहीं, ऐसे लोगों को कोई कार्रवाई ना हो। जो वास्तविक दोषी है उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। दोषी नहीं है। दोषी कौन है? दोषी नगर आयुक्त वरुण चौधरी है और कहीं ना कहीं ये उन्हें बचाने की एक बहुत बड़ी कवायद है। निश्चित रूप से उन्होंने जो समिति बनाई, इन समिति वालों को कोई लेना देना नहीं था। ये केवल और केवल वरुण चौधरी को बचाने का प्रयास भर है। 143 किसने कराई? और तहसील प्रशासन भी इसमें दोषी है कि इतनी शीघ्र 143 हो गई और उसकी वैल्यू 15 करोड़ से 58 करोड़ पहुंच गई। वहीं हल्द्वानी में एशियन डेवलपमेंट बैंक की ओर से सहायतित 2200 करोड़ रुपए की एकीकृत शहरी अवसंरचना विकास परियोजना की कुमाऊं कमिश्नर ने समीक्षा की और इस परियोजना में 336 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक बहुमंजिला तहसील भवन, 30 करोड़ से रक्सिया नाला समेत कई काम शामिल है। प्रोजेक्ट है हल्द्वानी में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, जिसको हम इंटीग्रेटेड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कह रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और कुमाऊं का प्रवेश द्वार होने के नाते ये सब जो इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं बहुत ही आवश्यक हैं और जो अच्छे शहर में होने चाहिए। इसके कई कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट तो उसका पेयजल का है, एक इसमें सीवरेज का है, विशेषकर उन एरियाज़ में जो नगर निगम में बाद में जुड़े हैं। एक बड़ा तीसरा कंपोनेंट इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का, वर्षा जल प्रबंधन का। और चौथा इसका है एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का, जो यहाँ पे बननी है वर्तमान में, जहाँ पे तहसील है और बस अड्डा है। और एक और कंपोनेंट इसमें अभी जोड़ा गया है, वो है रोड इम्प्रूवमेंट का, नैनीताल और कालाढूंगी रोड का।
और है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। कुल मिला के 5-6 कंपोनेंट्स हैं जो 2200 करोड़ के आसपास ये काम है। वहीं हरिद्वार में हुई बेमौसम बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। करीब 1.5 घंटे तक हुई तेज बारिश के बाद शहर की कई सड़कें जलमग्न हो गई, जिनमें सबसे ज्यादा चंद्राचार्य चौक भी शामिल था। पानी भर जाने से जहां लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, तो वहीं वाहन रेंगते हुए भी नजर आए। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल नगर निगम की ओर से मानसून से पहले सफाई और जल निकासी के दावे किए जाते हैं, लेकिन बारिश की एक झलक ही इन दावों की सच्चाई सामने ला देती है। प्रशासन की लापरवाही पर अब सवाल उठने लगे हैं। वहीं मानसून से पहले ही डेंगू ने देहरादून में दस्तक दे दी है, जिससे नगर निगम सतर्क हो गया है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि डेंगू के मामले वाले क्षेत्र में चिन्हित कर लिया गया है और जिन्हें सभी 100 वार्डों में फॉगिंग का कार्य भी लगातार किया जा रहा है। साथ ही नगर निगम लोगों को जलभराव न देने और साथ ही साफ सफाई बनाए रखने के लिए जागरूक भी कर रहा है। डेंगू की रोकथाम में प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है, लेकिन इसके लिए जनता का सहयोग भी जरूरी बताया गया। समय रहते कदम न उठाए गए तो हालात गंभीर हो सकते हैं। बिल्कुल, जो फॉगिंग का कार्य किया जाता है नगर निगम के द्वारा और लार्विसाइडल छिड़काव किया जाता है, उसमें ऑलरेडी इंटेंस मोड में उस कार्य को किया जा रहा है। जहां से डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए थे, वहां पर मिशन मोड में उन एरियाज को टारगेट करते हुए पहले ही सैचुरेट कर लिया गया है और उसके अलावा 100 के 100 वार्ड्स में मशीन उपलब्ध कराते हुए फॉगिंग का कार्य निरंतर रोस्टरवार किया जा रहा है। इसके अलावा 6 बड़ी मशीनें भी फॉगिंग का कार्य कर रही हैं। प्रयास ये किया जा रहा है कि पब्लिक प्लेसेस में आईसी के द्वारा भी लोगों को जागरूक किया जाए कि किसी भी प्रकार का जलभराव ना हो और डेंगू के प्रिवेंशन के लिए सभी जरूरी सावधानियां बरती जाएं। तो उधर नैनीताल में नाबालिग से हुए दुष्कर्म मामले के बाद शहर में गुस्सा थम नहीं रहा है। हिंदुवादी संगठनों ने हल्द्वानी में प्रदर्शन करते हुए वर्ग विशेष की दुकानों को बंद करवाने की कोशिश भी की। इन दुकानों के मालिकों की पहचान सार्वजनिक करने की मांग को लेकर कोतवाली में दिन भर हंगामा होता रहा। बीजेपी युवा मोर्चा और अन्य संगठनों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और पुलिस से तीखी झड़प भी हुई। हिंदू नेता विपिन पांडे को डिटेन किए जाने के बाद प्रदर्शन और उग्र हो गया। पुलिस अब हालात को संभालने में जुटी हुई है। नाम लिखी जाए, किस तरह की कार्रवाई और क्या कुछ बात आप लोगों ने की? देखिए, यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा हुए थे और उसमें शांति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए इसमें आवश्यक कदम उठाए गए हैं। कुछ लोगों को निरोधात्मक कार्रवाई के तहत निरोधित भी किया गया है। जहाँ तक बात है प्रदर्शित करने के लिए, उसके जितना भी नगर निगम क्षेत्र में जो भी वेंडर्स हैं या जो भी ट्रेड करते हैं, उसके लिए नगर निगम अधिनियम में व्यवस्था जो दी गई है, उसके लिए नगर निगम के स्तर से सभी को निर्देश जारी किए जा रहे हैं। ऑलरेडी जो वेंडर्स हैं वो अपने वेंडर कार्ड प्रदर्शित करने के लिए काम कर रहे हैं। उनका सत्यापन भी नगर निगम के माध्यम से किया जा रहा है। यदि कोई इसका वायलेशन करता है तो उस पर कार्रवाई भी होगी। शांति व्यवस्था फोर्स भी लगाया गया? बिल्कुल, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक पुलिस बल भी विभिन्न स्थानों पर तैनात किया गया है। लगातार हम लोग भ्रमण पे हैं और संवेदनशील स्थानों पे नज़र रखी जा रही है। जो भी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं उसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है। सर, शाम को एक 4 बजे महापंचायत मामला क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस? देखिए, कुछ डिमांड्स थी, उन डिमांड्स पे अभी आगे कार्रवाई का आश्वासन दिया गया और मैं भी अश्योर करूँगा कि सारी डिमांड्स जो हैं उन पे पूर्ण रूप से कार्रवाई हो और हमारी पब्लिक जो है वो पूरी तरह मतलब उस चीज़ को लेकर सेटिस्फाइड रहे और कुछ आश्वासन दिए गए हैं वो पूर्णतः लागू किए जाएंगे। वहीं नैनीताल दुष्कर्म मामले पर बीजेपी प्रवक्ता ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर आरोपी का घर जल्द ही बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा। आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन घटना को लेकर स्थानीय लोगों में अब भी भारी आक्रोश है। कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन, तोड़फोड़ और झड़प भी देखने को मिली। लोगों की मांग है कि आरोपी को फांसी दी जाए। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाएगा ताकि आरोपी को जल्द से जल्द सजा मिल सके। आरोपी के घर पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। वहीं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास के निधन पर राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। कांग्रेस भवन में पार्टी के तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। शिक्षा, सामाजिक न्याय और खासकर महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी ने इस दुखद घड़ी में उनके परिवारजनों, समर्थकों और साथ ही शुभचिंतकों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की है। डॉक्टर गिरिजा व्यास का जाना कांग्रेस परिवार के लिए एक अपूर्णीय क्षति है।
देखिए, कांग्रेस की बहुत ही वरिष्ठ नेता गिरिजा व्यास जी का आकस्मिक निधन हुआ है। ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उन्होंने कांग्रेस के महत्वपूर्ण पदों में रही है, महिला आयोग की अध्यक्ष रही है, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही है और महत्वपूर्ण पदों में वो रही है और उन्होंने हमेशा कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, सभी को साथ लेकर उन्होंने काम किया। उनका जो अनुभव था कांग्रेस के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। आज जो उनके बताए मार्ग पर हमको चलने की आवश्यकता है। आज हमारे विचार विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जोशी जी के नेतृत्व में यहाँ पर पार्टी मुख्यालय में हम लोगों ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है और 2 मिनट की शांति मौन व्रत रख के हम लोगों ने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करें। और हम आज पूरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से, क्योंकि ये दुख की घड़ी है, उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की भगवान से प्रार्थना करते हैं कि शक्ति प्रदान करें और उनको हम अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। वहीं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा ने केंद्र सरकार द्वारा जाति जनगणना कराने के निर्णय के एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम बताया है। साथ ही इसे कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की जन सरोकार, अधिकारिता, राजनीति और सत्य के प्रति प्रतिबद्धता की जीत भी कहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी, जिसने शुरू में जातिगत जनगणना का खुलकर विरोध किया था और इस विभाजनकारी राजनीति करार दिया था, अब जनता के दबाव और राहुल गांधी के निरंतर संघर्ष और सामाजिक न्याय की लहर के सामने झुकने को मजबूर हो गई है। ये बदलाव एक सत्ताधारी पार्टी के नैतिक हार और साथ ही जनमत की विजय को दर्शाता है। जाति जनगणना को केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने आखिर स्वीकारिता दे ही दी। ये राहुल गांधी जी की जीत है, ये उनकी न्याय की जीत है। राहुल गांधी ने देश में कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसके बाद न्याय यात्रा निकाली और इनका उद्देश्य यही था कि देश के अल्पसंख्यक, पिछड़े, दलित और शोषित वर्ग से मुलाकात करके उनकी जनभावना को समझना, भारत को क्या आवश्यकता है आगे बढ़ने के लिए, इस बात को समझना। उन्होंने पाया कि जो लोग बहुसंख्यक हैं, जिनकी संख्या अधिक है, लेकिन वो वंचित हैं, न्याय से वंचित हैं, आर्थिक रूप से वंचित हैं, सामाजिक रूप से वंचित हैं। इसमें दलित हैं, पिछड़े हैं, अन्य कई जातियां हैं, इसमें हमारे आदिवासी हैं, शोषित वर्ग है। उनको आगे बढ़ाए बिना विकसित राष्ट्र की, विकसित भारत की कल्पना करना भी उचित नहीं होगा। वो बार बार मांग उठा रहे थे। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता बार बार इसे विखंडित करने वाली राजनीति बता रहे थे और इसकी बुराइयां कर रहे थे। और आज जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इसको स्वीकार करना पड़ा है, अब उन्हीं नेताओं के स्वर बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। वो अब उसकी तारीफ करने लगे हैं, वो सबका न्याय, सबका विकास जैसी बातें कहने लगे हैं इसको जोड़ते हुए। ये राहुल गांधी की एक बड़ी जीत है। राहुल गांधी ने इसको राजनीति के लिए इस विषय को नहीं उठाया था। उन्होंने सामाजिक सौहार्द को बढ़ाने के लिए, सामाजिक एकता को बढ़ाने के लिए, क्षमता को बढ़ाने के लिए, एक रूपता को बढ़ाने के लिए, देश की एकता और अखंडता, अक्षुण्णता को बनाने के लिए इस बात को उठाया था। और आज ये एक बहुत बड़ी जीत के रूप में मैं राहुल जी की इसको देखता हूं। वो नेता प्रतिपक्ष ही नहीं है, वो राष्ट्र के एक ऐसे एकमात्र नेता है जिनको राष्ट्र की चिंता है और जो राष्ट्र को समझने के लिए स्वयं पैदल भ्रमण करते हैं, लोगों से मिलते हैं, शोषित वर्ग के लोगों से मिलते हैं, मोची से मिलते हैं, वो बढ़ई से मिलते हैं, वो टेलर से मिलते हैं, वो मैकेनिक से मिलते हैं, वो काश्तकार से मिलते हैं, खेतों में जाके किसान से मिलकर बात करते हैं, वो आदिवासियों से मिलते हैं और पूरे भारत को समझते हुए वो भारत की तरक्की के लिए, भारत के विकास के लिए मांग करते हैं। और आज एक बड़ी जीत के रूप में मैं राहुल गांधी जी की जीत के रूप में इस कदम को देखता हूं। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी और सरकार को झुकना पड़ा और न्याय की इस लड़ाई में उनको खुद भी सम्मिलित होना पड़ा। मैं राहुल गांधी जी को सल्यूट करता हूं और बधाई देता हूं कि आपकी ये एक महत्वपूर्ण जीत और एक महत्वपूर्ण कदम है जो आगे की नींव के रूप में जाना जाएगा। वहीं जातिगत जनगणना के केंद्र सरकार के फैसले को एक और जहां कांग्रेस अपनी जीत बता रही है, वहीं बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि ये फैसला भारत के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर लिया गया है। देखिए, ये जरूर, क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार जातीय जनगणना की मांग कर रहे थे और जिस तरीके से केंद्र सरकार ने अब फाइनली इस मांग को माना, और तो इसको हम लोग कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी का जो संकल्प था उसकी जीत मान रहे हैं। और
मैं चाहती हूँ कि जो केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना को स्वीकार करने का काम किया कि उसको करेंगे, उसका जो टाइमलाइन है कम से कम वो डिसाइड हो। ये ना हो कि जैसे उन्होंने महिला आरक्षण बिल पास करा लेकिन अभी तक उसका कोई अता पता नहीं, 10 साल लगते हैं, 15 साल लगते हैं। उसी तरीके जातीय जनगणना केवल एक चुनावी जुमला ना हो, उसको सरकार एक तय समय में करे। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री जी ने कल देश की कैबिनेट की जब बैठक में ये निर्णय आया, देश की जनगणना के साथ साथ हम जाति जनगणना भी कराने का काम करेंगे, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय है। इसमें देश के हर वर्ग को समानता का अधिकार मिलेगा। देश को विकसित करने का काम जो देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, मुझको लगता है कि उसका एक और कदम आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पर यहीं पर विपक्षी दल श्रेय लेने की होड़ में कल से जो है पोस्टर अलग तरीके से लगाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल उन पर भी बनता है 2011 में जब उन्होंने देश की जनगणना कराने का काम किया था, तो उस वक्त कांग्रेस तत्कालीन सत्ता में थी, तो उस वक्त उन्होंने ये जाति जनगणना क्यों नहीं कराई। आज आप विपक्ष में बैठे हैं तो इतना हाहुल्ला मचा रहे हैं कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी ने इसको देश की आवाज समझते हुए इसको करने का काम किया। देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद और उनकी कैबिनेट को धन्यवाद। और चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे। आ रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताया, नैनीताल नाबालिग से दुष्कर्म मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। हिंसा का मामला सामने आया था, हमने देखा था हिंसा बवाल के मामले में अब केस भी दर्ज हो चुका है। 30 अज्ञात के खिलाफ ये केस दर्ज हुआ है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मल्लिताल कोतवाली में ये केस दर्ज हुआ है, नैनीताल दुष्कर्म मामले से जुड़ी बड़ी खबर। गाड़ी गड़ाव के पास मारपीट हुई थी, जिसके बाद ये मामले दर्ज किए गए हैं। और चलिए रुक करेंगे आ रहे इस वक्त की बड़ी खबर का, नैनीताल से जुड़ी। नैनीताल में बच्ची से दुष्कर्म के बाद आक्रोश देखने को मिल रहा है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है और आईजी कार्यालय के पास हनुमान चालीसा का पाठ भी करते नजर आए लोग। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात रही है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नैनीताल से जुड़ी। नैनीताल में बच्ची से दुष्कर्म के बाद आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं नैनीताल में जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रशासन, नगर निगम और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध ऑटो और अतिक्रमण के खिलाफ संघन अभियान चलाया और इस दौरान 45 चालान भी किए गए। साथ ही 6 ऑटो भी जब्त किए जा चुके हैं। वहीं अभियान के तहत टीम ने विभिन्न बाजार क्षेत्र में पैदल गश्त करते हुए दुकानों के सामने किए गए अवैध अतिक्रमण को चिन्हित कर तत्काल भी हटवा दिया। साथ ही बाहरी व्यक्तियों की पहचान कर उनके दस्तावेजों का सत्यापन भी किया गया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिया गया है कि जो पर ठेले वाले हैं उनका सत्यापन कार्य किया जाए, जिसके क्रम में आज यहाँ पर सत्यापन कार्य भी किया जा रहा है। जिन लोगों के वेंडिंग कार्ड नहीं है उनके ठेले को जब्त किया गया है। इसके साथ ही जिन लोगों का रोड पर सामान रखा हुआ है उस नगर निगम की टीम के द्वारा उसको भी जब्त करने की कार्रवाई, साथ ही गंदगी पर चालान और अतिक्रमण पर दोनों पर चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। मैम, ये रेगुलर ये कार्रवाई चलेगी क्योंकि अतिक्रमण है कि बार-बार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है शहर क्षेत्र में। देखिए, लगातार नगर निगम की टीम पिछले कुछ महीनों से कार्रवाई कर रही है, लोगों को चालान कर रही है, अपील कर रही है, अनाउंसमेंट कर रही है, लेकिन इसके बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं है। तो मैं फिर अपील करना चाहूंगी कि सड़कों को चलने के लिए लोगों के लिए छोड़ दें और इन पे कोई भी सामान वो अपना ना रखें, अन्यथा जब्त कर लिया जाएगा। आज प्रशासन और परिवहन विभाग के द्वारा संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसमें परिवहन विभाग जो अनधिकृत वाहन संचालित हो रहे हैं, ई रिक्शा, ऑटो जिनका सत्यापन नहीं हुआ है और वाहन चालक जो यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं तथा यूनिफॉर्म और शूज पहनकर वाहन नहीं संचालित कर रहे हैं, इनके खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है। अब तक 44 वाहनों के चालान और 4 वाहन सीज किए गए। सर, जो ई रिक्शा रात में बिना लाइट के चल रहे हैं उनके लिए क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं? उनको भी, जो ऐसे वाहन ई रिक्शा वाहन जो लाइट ऑफ करके संचालित कर रहे हैं जिसमें दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ भी प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है। जो हमारा नैनीताल रोड है, यहाँ कतिपय व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से फल ठेले लगाए जाते हैं, उनका भी सत्यापन किया जा रहा है। इसके अलावा जितने भी हमारे 3 व्हीलर या 2 व्हीलर या फिर आपके ई रिक्शा हैं, इनके चालकों का सत्यापन किया जा रहा है। इनका वेरिफिकेशन पूर्व में किया गया था, कईयों के पास आईडी कार्ड नहीं है, कईयों का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। जिनका वेरिफिकेशन उनके खिलाफ एमबी एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा नगर निगम के माध्यम से भी गंदगी के और अवैध रूप से फल संचालित करने पर भी चालानी कार्रवाई। और चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जनता टीवी पे लगातार जारी है। नमस्कार।